very good evening, dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेके आए हैं डेली करंट अफेयर्स सेगमेंट, जहां हम लाते हैं वो सभी ताजा खबरें और न्यूज पीसेस जो आपकी आगामी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। साथ में हम चर्चा करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी, जो आज के सभी फैक्ट्स पे आधारित होंगे। आप अवश्य ही इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इनसे आपको बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि 7 जनवरी यानी कि आज के दिनांक से जुड़े कौन से हैं हमारे सभी इंपॉर्टेंट न्यूज पीसेस और खबरें। सबसे पहले हम यहां बात करेंगे नेशनल अफेयर्स अर्थात राष्ट्रीय मामलों की, और यहां पहली खबर कुछ इस प्रकार है कि 40th इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका हैज फ्लैग्ड ऑफ, यानी कि 40वां भारतीय साइंटिफिक एक्सपीडिशन शुरू हो चुका है टू अंटार्कटिका। और किस दिनांक को यह शुरू किया गया? तो 5 जनवरी को इसकी शुरुआत की गई और गोवा के मर्मगांव पोर्ट से यह निकल चुका है। अब इसकी खासियत यह है कि द चार्टर्ड आइस क्लास वेसल, जिसका नाम है MV वेसिली गोलोविन, इसको चूज किया गया है इस प्रतिष्ठित अभियान के लिए। और यह मिशन पहुंचेगा अंटार्कटिका इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, मतलब कि तकरीबन 1 महीने में उम्मीद है कि यह अंटार्कटिका तक पहुंच जाएगा। यहां यह भी आप याद रखिए कि 43 मेंबर्स ऑन बोर्ड इस मिशन में अभी हैं, और इसका जो मेजर फ्यूल सप्लायर रहा है, यानी कि इस मिशन के लिए जिन्होंने सारे ही प्रबंधन करवाए हैं, वो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि IOCL। और इसने A1 फ्यूल सप्लाई किया है, ल्यूब सप्लाई किए हैं, मरीन गैस ऑयल सप्लाई किया है मिशन को आगे बढ़ाने और सक्सेसफुल होने के लिए। मिशन के कई उद्देश्य हैं, लेकिन साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव तो इसका है ही। अपार्ट फ्रॉम दैट एक ह्यूमैनिटेरियन ऑब्जेक्टिव और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है इस मिशन की, कि किस प्रकार से 48 क्रू मेंबर्स को अंटार्कटिका बेस स्टेशन से वापस लाना है, जो 15 महीने का वहां अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। और क्योंकि ये एक बहुत ही ठंडी, बहुत ही बर्फीली और डिफिकल्ट ज्योग्राफिकल टेरेन है, तो यह भी आवश्यक है कि मिशन वहां पे फूड, फ्यूल और इस प्रकार के अन्य प्रोविजन और स्पेयर्स की आपूर्ति करे। तो यही सब है मिशन के मेन ऑब्जेक्टिव्स। और क्योंकि यहां बात हम कर रहे हैं अंटार्कटिका मिशन की, तो यह भी मैं आपको बता दूं कि नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, जिसको कि NCPOR के नाम से जाना जाता है, ये एक भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम का प्रबंधन करवाता है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि अभियान का मुख्य उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन, भूविज्ञान, महासागर अवलोकन, बिजली और चुंबकीय प्रवाह माप, पर्यावरण निगरानी पर चल रही वैज्ञानिक परियोजनाओं को बढ़ावा देना। यानी कि मुख्य उद्देश्य तो है ही साइंटिफिक डेवलपमेंट एंड बेटर रिसर्च पॉसिबिलिटी इन द अंटार्कटिक रीजन, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, एक ह्यूमैनिटेरियन कॉज भी है मिशन के पीछे। अब यहां यह भी मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि पहली बार कब किया गया था इस प्रकार का इंडियन अंटार्कटिक एक्सपीडिशन शुरू। तो आप याद रखिए अवश्य कि वर्ष 1981 में पहला इंडियन अंटार्कटिक एक्सपीडिशन गया था, और इसमें 21 साइंटिस्ट और सपोर्ट स्टाफ भी थे। इसकी लीडरशिप थी डॉक्टर SZ काजिम के हाथों में। आज द इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम हैज 3 परमानेंट रिसर्च बेस स्टेशंस इन अंटार्कटिका, जिनका नाम है दक्षिण, गंगोत्री, मैत्री और भारती, जिसमें से मैत्री और भारती ऑपरेशनल हो चुके हैं। तो यहां इनका नाम मैं लिख रही हूं, आप इसको देख के याद रखिएगा कि ये हैं 3 परमानेंट बेस स्टेशंस इंडिया के इन द अंटार्कटिक रीजन। अंटार्कटिका के बारे में तो हम जानते ही हैं कि किस प्रकार ये एक अर्थ का सदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट है, और ज्योग्राफिकली साउथ पोल भी यहीं पर आता है। इसका लगभग 98% हिस्सा हर समय यानी कि पेरिनियली बर्फ के अंदर ढका हुआ रहता है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा बड़ा काम है ये, बहुत ज्यादा कठिन परीक्षा है उन सभी क्रू मेंबर्स के लिए जो वहां रह के इस प्रकार की रिसर्च कंडक्ट करते हैं। और इसके साथ चल के देखते हैं कि थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इंडियन ऑयल
कॉरपोरेशन के बारे में। तो क्या है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन? इट इज एन इंडियन पब्लिक सेक्टर ऑयल एंड गैस कंपनी। मुख्यालय इसके नई दिल्ली में स्थित है, यानी कि भारत की राजधानी में स्थित है, और फाउंडिंग इसकी हुई थी, इट वाज फाउंडेड इन 1959। अगला राष्ट्रीय मामला जो हमारे सामने है वो कुछ इस प्रकार है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक लॉन्च पैड स्कीम। क्या उद्देश्य है इस स्कीम का? उद्देश्य है टू इनकरेज बॉयज एंड गर्ल्स जिनकी परवरिश हुई है चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में और जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, तो इस प्रकार के सभी लड़के और लड़कियों को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहां से ये सेल्फ रिलायंट बन सके, ट्रेनिंग पा सके और इस प्रकार की वोकेशनल स्किल्स ऑब्टेन कर सके जिससे कि इनको एम्प्लॉयमेंट मिले, सो दैट दे कैन एस्पायर फॉर अ बेटर लाइफस्टाइल। और किसके द्वारा किया गया है ये मिशन लॉन्च? तो द स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द state. It will also encourage these children to continue their education and training in their respective areas of interest. अंडर द स्कीम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करेगा कुछ ऐसी स्पेस इन सभी लड़के लड़कियों को जहां पर ये ट्रेनिंग लेने के बाद खुद के छोटे छोटे बिजनेस शुरू कर पाएंगे, जैसे कि ओपनिंग ऑफ कॉफी शॉप्स, स्टेशनरी शॉप्स, फोटोकॉपी, कंप्यूटर टाइपिंग और डीटीपी वर्क। और 52 districts of the state have been divided into 5 clusters। 5 क्लस्टरों में बांटा गया है सारे ही डिस्ट्रिक्ट्स को ऑफ मध्य प्रदेश, और हेडक्वार्टर इसके रखे गए हैं इंदौर में, सागर में, ग्वालियर, जबलपुर और भोपाल में। भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। तो इससे आप याद रखिए कि किस प्रकार से एक प्रॉपर डिवीजन किया गया है जोन वाइज टू इंप्लीमेंट द स्कीम। टोटल 6 लाख का अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा बाय द विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ ईच लॉन्च पैड। और ये लॉन्च पैड ऑपरेट किए जाएंगे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि एनजीओज के माध्यम से। इसके पश्चात हमारी अगली राष्ट्रीय न्यूज जो है वो कहती है कि सेंटर कॉन्स्टिट्यूट्स अ हाई लेवल ग्रुप फॉर साउथ एशिया एनर्जी सिक्योरिटी, और इसके हेड है राम विनय शाही। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही शुरुआत की है एक हाई लेवल ग्रुप की टू बिल्ड अ साउथ एशिया फोकस्ड एनर्जी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। मतलब कि इस संगठन का उद्देश्य है एनर्जी के क्षेत्र में सिक्योरिटी और सेल्फ रिलायंस के प्रति मेहनत करना। और ये हाई लेवल ग्रुप जो है इसका नाम रखा गया है साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी, मतलब कि इसका एक्रोनिम है सेज, SAGE। इसके हेड होंगे फॉर्मर यूनियन पावर सेक्रेटरी राम विनय शाही। और सेज हैज बीन सेट अप अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, MEA, और इसके द्वारा रन एक थिंक टैंक है जिसका नाम है रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, RIS। तो ये होगा नोडल एजेंसी जिसके अंतर्गत सेज को स्थापित किया गया है। और रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज यानी कि RIS क्या है? तो ये एक नई दिल्ली बेस्ड ऑटोनोमस पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो स्पेशलाइज करता है ऐसे इश्यूज पे जो संबंधित हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, ट्रेड से, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी से। ऑब्जेक्टिव क्या है इस एंटायर सेज, आप कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल मिशन या प्रोग्राम का? सो द ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव अ बैलेंस्ड एंड ऑप्टिमल डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। किस प्रकार से? थ्रू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन। सो बेसिकली द टारगेट इज टू स्ट्रेंथन द कंप्लीट एनर्जी ग्रिड इन द साउथ एशियन रीजन। अब इसके साथ दोस्तों चल के देखते हैं आज के अंतरराष्ट्रीय मामले कौन से हैं हमारे सामने। तो पहला मामला जो हमारे सामने यहाँ है वो है कि अर्जेंटीनियन फिल्म मेकर पैब्लो सीजर ये हेड करेंगे इंटरनेशनल ज्यूरी को फॉर द 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। और ये फिल्म फेस्टिवल बहुत ही प्रसिद्ध महोत्सव होता है और हर वर्ष गोवा में इसको आयोजित किया जाता है। इस वर्ष ये किया जाएगा जनवरी 16 से जनवरी 24 के बीच, और ये IFFI का 51st एडिशन है। The international jury of IFFI will be headed by the iconic Argentinian filmmaker
पैब्लो सीजर। तो इनका नाम यहां आपको याद रखना थोड़ा आवश्यक है क्योंकि ही विल बी हेडिंग द इंटरनेशनल ज्यूरी दिस टाइम इस महोत्सव के लिए। और IFFI जैसा कि आप जानते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया कि हर वर्ष गोवा में आयोजित किया जाता है, तो ये यूजुअली नवंबर में ही ऑर्गेनाइज किया जाता है। लेकिन इस वर्ष जैसा कि आप जानते हैं कोविड-19 पैंडेमिक के चलते स्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं, तो इसी वजह से पोस्टपोन कर दिया गया ये पूरा प्रोग्राम और अब ये ना कि नवंबर बल्कि जनवरी में कंडक्ट कराया जाएगा। टोटल ऑफ 224 फिल्म स्क्रीन की जाएंगी यहाँ पे, अलग अलग सेक्शंस को जो रिप्रेजेंट करेंगी। अब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की अगर हम थोड़ी और बातचीत करें तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि ये शुरू किया गया था वर्ष 1952 में और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फिल्म फेस्टिवल्स पूरे एशिया के। अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये फिल्म फेस्टिवल जॉइंटली कंडक्ट किया जाता है बाय डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स, जो कि अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गोवा। और वर्ष 2004 से पहले ये फिल्मोत्सव हर साल त्रिवेंद्रम मतलब कि केरला की राजधानी में आयोजित किया जाता था, परंतु 2004 वर्ष के बाद से मतलब कि 35th एडिशन ऑफ IFFI के बाद से ये त्रिवेंद्रम से हटके गोवा बना दिया गया। इसका जो थर्ड एडिशन था उसको चेयर किया था फेमस फिल्म मेकर और भारत के जाने माने पर्सनालिटी सत्यजीत रे ने। तो इसके साथ अब चल के देखते हैं दोस्तों कि कौन सा अगला आज हमारे पास अंतरराष्ट्रीय मामला है, और यह है कि किस प्रकार इंडियन एम्बेसी ने सस्पेंड कर दिए हैं सारे कंसुलर सर्विसेज इन द यूनाइटेड किंगडम टिल फरवरी 20। क्या वजह है इस फैसले की? तो वजह यही है कि किस प्रकार से कोविड-19 पेंडेमिक जिस प्रकार से फैल रहा है, और अब तो आप जानते हैं कि इसका जो नया स्ट्रेन आ गया है जिसने देश विदेश में हलचल मचा दी है, लोगों में डर पैदा कर दिया है, तो इस न्यू वेरिएंट से बचने के लिए ही यह डिसीजन लिया गया है बाय द हाई कमीशन ऑफ इंडिया UK दैट ऑल कॉन्सुलर सर्विसेज विल बी सस्पेंडेड टिल फरवरी 20। और ये जो टियर 5 कोविड-19 रिस्ट्रिक्शन इंपोज किए गए हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, इनका भी उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जा सके नए वेरिएंट को स्प्रेड करने से रोकने के लिए। इवन द UK प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, उन्होंने कैंसिल कर दी है अपनी विजिट जो होने वाली थी इनकी भारत में एज द चीफ गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस इन न्यू दिल्ली after the United Kingdom Prime Minister Boris Johnson informed the discovery of new COVID-19 variant B117 spreading drastically in the country on January 4। उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि सबसे ज्यादा कड़ा और सबसे ज्यादा टफ लॉकडाउन शुरू कर दिया जाएगा मार्च के बाद से पहली बार। ऑफलाइन कैंपसेस नहीं खुलेंगे एंड पीपल विल बी इनकरेज्ड टू टेक heavy safety precautions in the face of the rising new variant of the COVID-19 pandemic। ये भी कहा है यूके सरकार ने कि खाली एसेंशियल शॉप्स जैसे कि फार्मेसीज ही खुलेंगी, लेकिन बाकी के जो एंटरटेनमेंट और रिक्रिएशनल वेन्यू है वो बंद ही रहेंगे नए रूल्स के अंतर्गत। तो इसके साथ चल के दोस्तों अब देख लेते हैं हम कि कौन सी हमारी है अगली अंतरराष्ट्रीय खबर, और ये संबंधित है जापान से, क्योंकि जापान ने लॉन्च किया है विश्व का पहला वुड बेस्ड सैटेलाइट और ये लॉन्च किया जाएगा 2023 तक। क्या उद्देश्य है इस तरह की सैटेलाइट के लॉन्च का? उद्देश्य है टू रिड्यूस स्पेस डेब्री, मतलब कि किस प्रकार से जो कबाड़ बढ़ता जा रहा है, जो कूड़ा बढ़ता जा रहा है अंतरिक्ष में, उसको रोकने के लिए और कम करने के लिए इस प्रकार का इन्वायरमेंटली फ्रेंडली मूव शुरू किया गया है जापान के द्वारा। एक टीम ऑफ साइंटिस्ट जो कि जापान से हैं, उन्होंने ही डेवलप किया है ये वर्ल्ड का पहला वुड बेस्ड स्पेस सैटेलाइट। ये सैटेलाइट प्रोजेक्ट जॉइंटली किया जा रहा है बाय जापान सुमिटोमो फॉरेस्ट्री कंपनी एंड क्योटो यूनिवर्सिटी। पहली सैटेलाइट के लॉन्च का टारगेट डेट है 2023 वर्ष में। वुडन सैटेलाइट्स क्यों बेहतर होती हैं आपकी नॉर्मल सैटेलाइट से? क्योंकि ये एक बहुत ही हेल्दी ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करती हैं अगेंस्ट द ट्रेडिशनल सैटेलाइट, क्योंकि जल्दी से जल्दी ये जल के खत्म हो जाती हैं व्हाइल री एंटरिंग द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। और क्योंकि ये जल के खत्म ही हो जाती हैं तो ऑब्वियसली कोई भी कूड़ा या कोई भी रेजिड्यू ये पीछे नहीं छोड़ती। मींस इट डज नॉट ऐड इन एनी वे टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जंक बर्डन इन द स्पेस एरिना।
यहाँ क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्पेस एजेंसीज की, तो ये तो आप जानते हैं कि भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसी प्रकार से ये भी मैं आपको बता दूं कि यूएस की स्पेस एजेंसी है नासा, जिसके बारे में भी आपने सुना होगा, बहुत ही प्रसिद्ध है। और ऐसे ही रशिया की एजेंसी का नाम है रोस कॉस्मोस। सिमिलरली अगर हम बात करें फ्रांस की स्पेस एजेंसी की, तो इसको CNES के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से जर्मनी की एजेंसी है DLR। विद दिस अब चल के देखते हैं कि कौन सी खबरें आज हमारे पास हैं इन द फील्ड ऑफ वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सनालिटीज इन न्यूज। तो यहाँ पहला नाम आता है आशीष पेथे का, क्योंकि आशीष पेथे को अपॉइंट किया गया है न्यू चेयरमैन ऑफ द GJC। JGC मतलब कि द ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के नए चेयरमैन होंगे आशीष पेथे। Apart from this, Sayyam Mehra has been appointed as the vice chairman और दोनों को अपॉइंट किया गया है for a period of 2 years। GJC क्या है? This is the national apex body, मतलब सबसे सर्वोच्च राष्ट्रीय निकाय है in the field of gems and jewelry industry across India। मुख्यालय इसके स्थित है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। अगला जो नाम हमारे सामने आता है इन दिस सेगमेंट वो है कर्नल नरेंद्र बुल कुमार का। इनका विशेष नाम इसलिए है क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा भारत के जाने माने एस माउंटेनियर हैं और इन्होंने एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इंडिया को सियाचिन ग्लेशियर सिक्योर करने में। हाल ही में इनका निधन हो गया है ड्यू टू एज रिलेटेड इलनेस एंड ही वाज 87 इयर्स ओल्ड एंड ही इज नोन एज द सियाचिन सेवियर। क्यों? क्योंकि ये पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने डिटेक्ट किया था, पता लगाया था कार्टोग्राफिक अग्रेशन का पाकिस्तान के इन द सियाचिन ग्लेशियर एरिया। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस ऑफ ऑपरेशन मेघदूत जो हुआ था वर्ष 1984 में, जो कि एक हाई ऑल्टीट्यूड ऑपरेशन था पाकिस्तानी अटैक को रोकने के लिए फ्रॉम ऑक्यूपाइंग द सेल्टोडो रिज एंड द सियाचिन ग्लेशियर। ये पहले भारतीय व्यक्ति भी थे जिन्होंने माउंट नंदा देवी को स्केल किया था, यानी कि क्लाइंब किया था, इसीलिए इनको निकनेम दे दिया गया बुल। कर्नल कुमार वाज आल्सो रिसिपिएंट ऑफ वेरियस अवार्ड्स, जैसे कि कीर्ति चक्र इनको दिया गया है, पद्मश्री इनको दिया गया है और मैकग्रिगोर मेडल के भी ये प्राप्त करता हैं। विद दिस अब चल के देखते हैं कि बैंकिंग और वित्त संबंधी समाचार में कौन सी खबरें आज हमारे सामने हैं। तो यहाँ जो पहली खबर हमारे सामने है वो कुछ इस प्रकार है दोस्तों कि वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है $105 मिलियन राशि का लोन, किस लिए? टू इंप्रूव वाटरवेज इन वेस्ट बंगाल। The West Bengal Inland Water Transport Logistic and Spatial Development Project will improve passenger and freight movement। मतलब कि ना कि सिर्फ लोगों का पैसेंजर मूवमेंट इससे बेहतर हो जाएगा, बल्कि माल का भी आना जाना बहुत आसान हो जाएगा इस तरह के वाटरवे में इंप्रूवमेंट लाने के बाद अक्रॉस द हुगली रिवर। जब ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया जाएगा एंड इट विल बिकम वेरी इजी टू कैरी ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड थ्रू दिस रूट। एज वेल एज एक और ऑब्जेक्टिव है इस मिशन का, टू इंप्रूव एक्सेसिबिलिटी इन द कैलकाटा मेट्रोपोलियन एरिया। इनहैंस करने के लिए, मतलब कि बेटर करने के लिए द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इट्स रेजिडेंट्स और कंट्रीब्यूट करने के लिए टू द ग्रोथ ऑफ स्टेट्स लॉजिस्टिक्स सेक्टर। द प्रोजेक्ट विल कवर 5 मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सदर्न वेस्ट बंगाल। सदर्न वेस्ट बंगाल के जो 5 सबसे ज्यादा भारी आप कह सकते हैं पॉपुलेटेड रीजन्स हैं उसको कवर किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। और यहाँ पे सबसे ज्यादा बड़ी जो अर्बन एग्लोमरेशन है यहाँ की कोलकाता मेट्रोपोलियन एरिया KMA, जहाँ पे तकरीबन 30 मिलियन लोग रहते हैं। ये एक तरह से 1/3 आप कह सकते हैं पॉपुलेशन ही है पूरे वेस्ट बंगाल की। तो ये एक बहुत ज्यादा मेन एरिया टारगेटेड किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। और क्योंकि बात हुगली रिवर की हुई है तो ये तो आप सभी जानते हैं कि हुगली रिवर, जिसको कि भागीरथी हुगली भी कहा जाता है, काटी गंगा भी कहा जाता है, ये एक अप्रोक्सीमेटली 260 किलोमीटर लंबी डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा नदी की। और ये वेस्ट बंगाल के प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु ब्रिज के नीचे बहती है। यही नहीं, विवेकानंद सेतु भी इस पे बना हुआ है, रविंद्र सेतु भी इस पे बना हुआ है, जिसको कि हम कॉमनली किस नाम से जानते हैं? हावड़ा ब्रिज के नाम से जानते हैं। विद दिस हमारी अगली खबर संबंधित है बुक्स और अवार्ड सेगमेंट से। यहां पर जो खबर हमारे सामने है वो कुछ इस प्रकार है कि कौन कौन सी है वो मशहूर किताबें भारत से जिन्होंने जीता है मैन बुकर प्राइज, जो कि एक बहुत
बहुत प्रतिष्ठित ऑनर है इन द फील्ड ऑफ राइटिंग। और यहाँ पे आप ये याद रखिए कि वीएस नायपॉल जी के द्वारा लिखी गई इनकी फेमस किताब इन अ फ्री स्टेट जो पब्लिश हुई थी वर्ष 1971 में, that was the first Indian book written by an Indian author जिसको कि बुकर जीतने का अवसर मिला। इसके बाद अब देखिए सलमान रश्दी के द्वारा लिखी गई फेमस किताब मिडनाइट्स चिल्ड्रन जो कि 1981 से संबंधित है। अब बात आती है अरुंधति रॉय की, एक जाना माना फिगर इंडिया में जो कि पॉलिटिकली भी बहुत एक्टिव है ये, और कई इन्वायरमेंटल कैंपेन्स में भी इनका नाम सामने आया है। शी इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अगला नाम हमारे सामने बुकर प्राइज विनर्स की लिस्ट में है किरण देसाई का। इन्होंने अपनी फेमस किताब की रचना की है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस इन 2006 जिसके लिए इनको प्राइज दिया गया। अगला नाम है अरविंद अडीगा का जिनको कि 2008 की पब्लिश हुई किताब द व्हाइट टाइगर के लिए जाना जाता है जिसके लिए इनको अवार्ड भी दिया गया। इस किताब को 40वां मैन बुकर प्राइज मिला था। अगला सेगमेंट हमारे सामने है स्पोर्ट्स न्यूज यानी कि खेल समाचार, और यहां समाचार ये है कि माइकल किंडो जो कि एक जाने माने हॉकी प्लेयर हैं, उनका निधन हो गया है। एंड ही हैज नॉट ओनली रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द 1972 समर ओलंपिक्स, ही हैज आल्सो हेल्प्ड इंडिया वन ब्रॉन्ज मेडल इन दिस फेमस ओलंपिक गेम। ये ओडिशा स्टेट से संबंधित थे। He was also a member of the team that won the famous World Cup in 1975. इनको अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया था भारत सरकार के द्वारा फॉर ऑल हिज इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स। अब चल के देखते हैं कि कौन से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज हमारे सामने हैं यहाँ। तो आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों फोक डांसेस की। आपको याद होगा कुछ ही सेशन पहले हमने बात की थी क्लासिकल डांसेस की जो कि संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट भी भारत में कई तरह के डांस फॉर्म्स प्रसिद्ध हैं जो कि फोक डांस कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें पंजाब को तो यहाँ का भांगड़ा डांस बहुत ही पॉपुलर है। भांगड़ा एक ड्रम बीट पर निर्धारित नृत्य है। द डांस इज एसोसिएटेड प्राइमरीली विद द स्प्रिंग हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ बैसाखी इन पंजाब। और अगर बात गिद्धा की करी जाए तो गिद्धा एक ऐसा डांस है जो ज्यादातर फीमेल डांसर्स परफॉर्म करती हैं। इसी प्रकार से एक और नृत्य यहाँ बड़ा फेमस है दफ, फिर धमन, भांड और नक्वाल, ये सभी पंजाब से संबंधित जरूरी फोक डांसेस हैं। ऐसे ही अगर हम आसाम की तरफ बढ़ें जो कि भारत के नॉर्थ ईस्ट में स्थित जाना माना एक राज्य है तो यहाँ का बिहू फेस्टिवल तो फेमस है ही, साथ में बिहू डांस भी बहुत प्रसिद्ध है। सिमिलरली बिछुआ डांस भी असम से संबंधित है, नथ पूजा डांस संबंधित है, महारस और काली गोपाल डांस सभी असम राज्य से संबंधित हैं। अब अगर बात करें आंध्र प्रदेश की तो यहाँ सबसे फेमस डांस है लंबाडी डांस। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम टप्पू डांस की बात करें तो ये भी एक बहुत प्रसिद्ध यहाँ का नृत्य है। भामाकल्पम और वीरानत्यम भी यहाँ के प्रसिद्ध नृत्य फॉर्म्स हैं। अब अगर हम राजस्थान की तरफ देखें तो राजस्थान का घूमर नृत्य तो विश्व प्रसिद्ध है ही। यहाँ आप ये भी याद रखिएगा कि पद्म श्री अवार्ड विनिंग डांसर गुलाबो सपेरा वो भी इसी नृत्य कला से जुड़ी हैं। इसी प्रकार चक्री नृत्य भी राजस्थान से संबंधित है, घनघोर भी संबंधित है, झुलान लीला भी संबंधित है और झूमा नृत्य भी संबंधित है। अब चल के बात करते हैं गुजरात की, और गुजरात में भी कई प्रकार के नृत्य बड़े ही प्रसिद्ध हैं जैसे कि गरबा, टिप्पणी झूरी ये भी यहाँ का एक नृत्य है, और भवाई भी गुजरात से संबंधित एक फेमस डांस फॉर्म है। हिमाचल प्रदेश के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ की नाट्य नृत्य कला विश्व प्रसिद्ध है। इट इज प्राइमरीली नेटिव टू नॉट ओनली हिमाचल प्रदेश बट समटाइम्स ऑल्सो टू द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। इसी प्रकार यहाँ के और नृत्य हैं झाली, दूसरा नृत्य है छरही, धमन और एक और नृत्य है छपेली। इसी प्रकार अब चल के देखते हैं वेस्ट बंगाल स्टेट की तरफ तो यहाँ का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध नृत्य है आपका गंभीरा नृत्य। और भी कई वेस्ट बंगाल के नृत्य हैं जैसे कि धाली, जत्रा, बोल और मारासिया। अब अगर हम उड़ीसा की तरफ बढ़ें तो यहाँ का जाना माना और फेमस नृत्य आपका है संभलपुरी, ऐसे ही पेनका, मुनारी और छऊ। अगली स्टेट हमारे सामने है मणिपुर जिसकी राजधानी है इम्फाल जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, और यहाँ के क्लासिकल डांस मणिपुरी के बारे में तो हमने बात कर ही ली थी। तो अब चल के देखते हैं फोक डांस कौन से यहाँ के प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पे वन ऑफ द वेरी फेमस डांस इज डोल छोलम डांस। अगला यहाँ का डांस है थंग था डांस। इसके अलावा लाई,
हरोबा डांस भी बहुत फेमस है। सिमिलरली यहाँ का जो सबसे प्रसिद्ध डांस है वो है खंबा थोईबी डांस। इस डांस की खासियत ये है कि खंबा थोई डांस में दोनों ही मेल और फीमेल पार्टिसिपेट करते हैं और ये बहुत ही ज्यादा कलरफुल और यूनिक ड्रेसेस के लिए जाना जाता है। यहाँ का एक और बहुत ही प्रसिद्ध डांस है जगोई। इसकी खासियत यह है कि ना कि सिर्फ फोक वर्जन बट इट इज ऑल्सो समटाइम्स क्लासिफाइड एज अनदर क्लासिकल डांस एसोसिएटेड विद मणिपुर। और इसी प्रकार से अगली स्टेट हमारी है मेघालय। तो मेघालय के कौन कौन से इंपॉर्टेंट डांसेस हैं? एक डांस यहाँ का है का शद सुक माइनसीन डांस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डांस इज लाहो एंड देन कम्स द वाइकिंग डांस। और ये सभी अपनी अपनी जगह बहुत ज्यादा यूनिक है। अगर बात वाइकिंग डांस की करी जाए तो ये बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है वहां की खासी कम्युनिटी का। आप जानते हैं मेघालय की तीनों ट्राइब्स गारो, खासी एंड जयंतिया। सो ऑल दीज हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कूल्स ऑफ म्यूजिक एंड डांस व्हिच आर बेस्ड ऑन लोकल culture and they all show the complexity of customs of all the local tribes। अब इसके पश्चात चल के देखते हैं हम कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हमारे सामने हैं इन सभी फैक्ट्स और न्यूज पीसेस पे आधारित। और पहला क्वेश्चन कहता है व्हेन डिड द फर्स्ट इंडियन एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका टेक प्लेस? कब हुआ था भारत का पहला मिशन अंटार्कटिका में? ऑप्शंस आपके पास है ए 1981, बी 1984, सी 1985 या फिर डी 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज which state government has introduced the launch pad scheme? किस राज्य सरकार ने लॉन्च पैड योजना की शुरुआत करी है? ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी उड़ीसा या फिर डी बिहार। द थर्ड क्वेश्चन हियर सेज who will head the international jury for 51st International Film Festival of India यानी कि IFFI। तो भारत के 51st अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए अंतर्राष्ट्रीय जूरी की अध्यक्षता कौन करेंगे? ऑप्शंस हैं ए पैब्लो सीजर, बी बॉय ओल्मी, सी जुआन पैलोमिनो या फिर डी लुई पुएंजो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है which country is planning to launch world's first wood based satellite by 2023? कौन सा देश प्लान कर रहा है 2023 वर्ष तक दुनिया का पहला लकड़ी आधारित उपग्रह को लॉन्च करना? पहला ऑप्शन है ए चाइना, इज इट बी जापान, सी रशिया या फिर डी इंडिया। Fifth question says which is the venue of International Film Festival of India? भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन स्थल कौन सा है? इज इट ए गोवा या फिर है बी मुंबई, सी चेन्नई है या फिर है डी पुणे? छठा सवाल कह रहा है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द वाइट टाइगर? द वाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं ए अरविंद अडिगा, बी अरुंधति रॉय, सी अनीता नायर या फिर डी किरण देसाई। Seventh question is कि with which state is बिहू डांस associated? बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ए बिहार से, बी असम से, सी मणिपुर से या डी पंजाब से? नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि गंभीरा डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? कौन से राज्य से भारत में है गंभीरा नृत्य शैली संबंधित? इज इट ए वेस्ट बंगाल या फिर बी केरल, सी आंध्र प्रदेश या डी महाराष्ट्र? नाइन्थ क्वेश्चन सेज फेमस नाटी डांस बिलोंग्स टू विच स्टेट? कौन से भारतीय राज्य से संबंधित है प्रसिद्ध नाट्य नृत्य? ऑप्शंस आपके पास है ए असम, बी हिमाचल प्रदेश, सी गोवा या फिर डी महाराष्ट्र। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल सिचुएटेड? मतलब कि GJC जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित हैं? ए मुंबई में, बी पुणे में, सी दिल्ली में या फिर डी हैदराबाद में? तो इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आज की सभी खबरों के साथ हम आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आपको इससे बहुत लाभ प्राप्त हुआ होगा। दोस्तों, अगर आपको इस सेशन से फायदा हो और अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप अवश्य कीजिएगा। आई थैंक ऑल ऑफ यू सिंसियरली फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज सेशन विद अस।